हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं वो है हमारा जो सीरीज चल रहा था लूसेंट समान ज्ञान की, जिसमें कि हम लोग एक बेहतरीन ढंग से कुछ एडिशनल फैक्ट को जानते हुए, जो कि आपके बुक में जो इसमें नहीं दिया है उसको भी हम लोग एक साथ समाहित करते हुए आपके एक नोट्स के जैसा तैयार कराते हुए हम लोगों ने जो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा था, उसमें आज का ये एक अगला सीरीज होगा, अगला पार्ट होगा, जिसमें कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग कवर कर रहे थे। तो इसी मध्यकालीन भारत के इतिहास को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि आज का जो क्लास होगा वो मुगल शासन व्यवस्था से आगे की होगी। इससे पहले कि आपके प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की 3 पार्ट ऑलरेडी दे दिए गए हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप आखिरी तक देखेंगे, आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए इसमें मिलेगा। आपको ये हमने सिर्फ एक बैक दृश्य में रखा है आपके लिए लूसेंट को, बाकी कुछ और भी पॉइंट जो आपके लूसेंट में मौजूद नहीं है उसको हमने इस क्लास में ऐड किया। तो आप अपने पास इसको नोट करते चलेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो चलिए, और साथ ही साथ बता दूं, जिनका भी 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है वो लोग सुबह 8 बजे पटना गांधी मैदान में ज़रूर पहुंचेंगे। ओपन टेस्ट दरोगा का रखा गया है, उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए एक नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वो ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर आपके रैंक लिस्ट और पहले 3 को सरप्राइज गिफ्ट की अनाउंसमेंट की जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को, और आज की क्लास कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए देखेंगे, आज की क्लास हम लोग का रहेगा मुगल शासन व्यवस्था। इससे पहले हम लोगों ने मुगल साम्राज्य पूरा समाप्त कर लिए हैं। मुगल साम्राज्य में आपके पूरे शासक जो बाबर से लेकर के हमने आखिरी के औरंगजेब तक पूरी कहानी समझ चुके थे। मुगल साम्राज्य जब आता है तो आपका बाबर से शुरू होता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, और उसके बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये मुख्य शासक मुगल वंश का था। बाकी बीच में शाहजहां आता है, शेरशाह आता है, वो उसकी अफगान वंश से वो अलग है, सूर्यवंश वाला जो था। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे हम लोग मुगल शासन व्यवस्था, और मुगल शासन व्यवस्था को जानेंगे। जिनका भी क्लास छूटा है वो वीडियो भी देख लेंगे जाके, वहाँ भी मिल जाएगा ज़रूरत पड़ी तो। चलिए, तो अगर हम बात करें मुगल शासन व्यवस्था से, तो मुगल शासन जब हमने कल पढ़ा था तो उसके बारे में, जब भी हमने कोई भी शासक जो आता गया वो अपने अपने शासनकाल में कुछ न कुछ परिवर्तन लाता गया। कोई कुछ बंद किया तो कोई कुछ शुरू किया, कोई कुछ नए लाए तो कोई कुछ पुराने को डेवलप किया। इन्हीं सभी चीज़ों को, कोई भी शासक या शासन जो चलता है उस पीरियड में कुछ व्यवस्थाएं होती है अच्छी बुरी, उसको हम लोग कहते हैं उस काल का शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुगल शासन व्यवस्था में, तो एक विजारत हुआ जाता था, कहा जाता था, तो विजारत कहा जाता था मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद को मुगल शासन व्यवस्था में विजारत के नाम से जाना जाता है। और बाबर का जो शासनकाल था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मुगल वंश का संस्थापक था, उसने गाजी का उपाधि धारण किया, बादशाह, पादशाही, इन सभी का अलग अलग उपाधियां धारण किया था। वही बाबर के समय में एक पद हुआ करता था वजीर, वजीर जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद था। उसी के शासनकाल में सम्राट के बाद के जो शासन के कार्य को संचालित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो हुआ करता था, उसे हम वकील कहते थे। और जिसके कर्तव्य को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। यानी कि वकील का ही अलग अलग पार्ट होता था, जिसमें कि दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया गया था। औरंगजेब का जब समय आया तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब अंतिम जो औरंगजेब के समय का जो था मुगल साम्राज्य का, उस समय औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर काम किया था। कितने वर्ष तक? 31 वर्षों तक। साथ ही साथ कहता है कि मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन दिया जाता था। मीर बख्शी जो हुआ करता था, ये वकील के तोड़े हुए भाग है, अकबर के समय के में हटाए गए अलग अलग पद था, उसी में एक हुआ करता था मीर बख्शी। मीर बख्शी सैनिकों की वेतन जो प्रत्येक महीना जो करता था साइन, वो पेपर को कहा जाता था सरखत, है ना। और जब भी कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। सद्र जो हुआ करता था वो जब न्याय विभाग का काम कर देता था तो उसी को हम
काजी कहते थे। लगानहीन भूमि यानी कि मदद ए मास का निरीक्षण करना सद्र का काम होता था। सम्राट के घरेलू विभागों का जो प्रधान होता था उसे हम मीर समा कहते थे। क्या कहा जाता है? मीर समा कहा जाता है। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसे दरोगा ए डाक चौकी के नाम से जाना जाता था। कभी कभी होता यह है कि शरीयत जो होता था उस समय के, शरीयत का मतलब ही कह सकते हैं हम कानून, तो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने के कार्य मुहत्तसिब नामक अधिकारी करता था। यानी कि अनडिसिप्लिन जो लोग होता था उसको देखने का काम मुहत्तसिब करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबा सरकार में, सरकार परगना में और महाल जिला में, और जिला जो था दस्तूर, और दस्तूर जो है ग्राम में बढ़ता गया। यानी कि सबसे बड़ा जो प्रांत था वो सूबा कहलाता था और सूबा से सबसे नीचे जो जाता गया वो ग्राम में बटा हुआ दिखाई दिया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे, और मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को जो बस्ती हुआ करता था उसे नागला कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी वस्तुओं को नागला कहा जाता था। आगे जो दिया है वह है मुगल काल के प्रमुख अधिकारियों और कार्य। तो अगर एक तरफ पद है और दूसरे तरफ कार्य है, तो अगर हम सूबेदार की बात करें तो सूबेदार का काम होता था अपने राज्य या प्रांत में शांति स्थापित करना, जिसे हम प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान भी कहते थे सूबेदार को। दीवान की बात करें तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था और सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही होता था, यानी कि सीधे राजा के प्रति जवाबदेह होता था दीवान। बख्शी जो कि प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। फौजदार क्या होता था? तो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। जिले का प्रधान जो फौजी अधिकारी होता था उसे हम फौजदार कहते थे। जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी को आमिल या अमल गुजार कहा जाता था। कोतवाल कहा जाता था नगर प्रधान को। सिकदार कहा जाता था परगने के प्रमुख अधिकारी को, और आमिल कहा जाता था ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करने वाला व्यक्ति आमिल कहलाता था। आगे कहता है कि शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की जाती है। किसके समय में? शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के बीच में। सरकार कौन था? ये अभी वाले सरकार जो हम कहते वो नहीं है, ये जो है सूबे के नीचे का जो अंग होता था। सूबों को जब हम बांटे थे तो सरकार बटा था, और परगना जो था सरकार के निचला भाग जो परगना या महाल कहलाता था, इनके बीच की जो इकाई स्थापित की गई थी उसे हम चकला कहते थे। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। मुगल साम्राज्य का जो समस्त है ये 3 भागों में विभाजित किया हुआ था। वो कौन कौन सी थी? तो एक आपका हो जाएगा खालसा भूमि, दूसरा जागीर भूमि, और तीसरा सयूरगल या मदद ए मास। अगर हम बात करें खालसा भूमि की तो ये डायरेक्टली जो है बादशाह के नियंत्रण में होता था, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के हाथों में होता था। बादशाह अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाए रहता था खेत में। और जागीर भूमि जो कहा जाता था वो होता था तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, मतलब कि आपको पेमेंट ना दे करके, पैसा ना दे करके हम आपको जो ज़मीन दे दें वो जागीर भूमि कहलाता था, है ना। और तीसरा होता है मदद ए मास। नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। मदद ए मास कहने का मतलब है कि आपको सब्सिडी के रूप में अनुदान जो दिया जाता है, सब्सिडी के रूप में दी गई लगानहीन, जिस पर कि कोई भी लगान नहीं लिया जाता है, उसे हम कहते हैं सयूरगल या मदद ए मास। और इसे ही एक अन्य नाम मिल्क के नाम से भी जानते हैं। ये वो वाला मिल्क नहीं है जो पीते हैं, ठीक है। ये मिल्क क्या है? ये लगानहीन भूमि है। क्या कैमरा था ना, उसका अधिकारी सब कैमरा ही था ना। आज के आदमी आलसी हो गया इसलिए कैमरा लगाता है, उस समय उसका सैनिक लोग ज़्यादा होशियार था, वो लोग उधर बैठता था, है ना। अरे हम एक एग्जाम्पल दिए, आप इमोशनल हो गए उस।
आगे चलेंगे। हाँ, दरोगा बनने जा रहे हैं, इनको पता नहीं दरोगा तो डाक चौकी। आगे कहता है कि शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। राई पद्धति क्या है? तो भूमि राजस्व के लिए जो उपयोग किया गया जो एक पद्धति था राई पद्धति, इसकी शुरुआत कौन करता है? शेरशाह करता है ना। और शेरशाह जो उपयोग किया था उसी का प्रयोग अकबर ने भी किया। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। करोड़ी क्या होता था? ये अपने क्षेत्र में क्या करता था? 1 करोड़ दाम वसूल के लाता था। दाम मतलब अभी के हम रुपया कह सकते हैं, उस समय के जो रुपया चलता था वैसा वाला, जैसे भी लाके वसूल के लेके आओ उसको कहा जाता था करोड़ी मल, है ना। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर टैक्स प्रणाली आरंभ की और इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। कल अकबर वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, टोडरमल व्यवस्था क्या है या दहसाला व्यवस्था क्या है। तो 1580 में शुरू की गई अकबर के समय का एक पद्धति है, प्रणाली है जो कि टैक्स से संबंधित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को क्या कर दिया गया? 4 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सी वो 4 भाग होती है? पहला होता है पोलज, दूसरा परती, तीसरा चाचर, चौथा बंजर। पोलज की बात करें तो इसमें जो नियमित रूप से खेती होता था, जैसे हम लोग के यहाँ की जो अधिकांश खेती है वो नियमित होती है, साल में 2 गो फसल, एगो गेहूं और एगो धान हम लोग उपजा लेते हैं। दूसरा होता है परती। परती का मतलब है कि ऐसा भूमि जो 1 या 2 साल के बाद खेती, जैसे कि जिसके पास ज़मीन है और वो गांव में नहीं रह रहा है और उसका खेती करने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है तो वो ऐसे ही खाली रहता है और बाहर में कमा खा रहा है। जब कोई आके उससे पूछेगा ना कि तोर वो बोला 5 कट्ठा खेत था, का हुआ जी? है ऐसे ही पड़ा हुआ है, पड़ती है। मतलब क्या है कि वो उसमें कभी कोई खेती नहीं होता है, साल 2 साल में आते हैं तो खुद करते हैं, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहता है, खाली रहता है, तो उसको बोला जाता है परती। एक होता है चाचर। चाचर क्या है कि इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है, मतलब कि मनमतंगी वो। और बंजर उसको कहा जाता है जिस पर कि खेती योग भूमि न हो और इस पर लगान नहीं वसूला जाता था, ये था बंजर भूमि। मतलब बंजर है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आगे है कि 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रणाली लगाई। अभी 1580 में जो लगाया था वो एक नया कर था, वो क्या था? दहसाला था। अब ये जो टोडरमल जो था, ये टोडरमल ने क्या किया कि खालसा भूमि पर, खालसा भूमि किसको कहते थे? जो बादशाह के नियंत्रण में था, है ना। तो खालसा भूमि जो था वो सीधे बादशाह के कैमरे के नज़र में था। उस पर अब क्या किया कि भूमि राजस्व की नया एक कर लगाया और वह कहलाया जब्ती। और इसमें क्या होता था कि टैक्स निर्धारण की 2 श्रेणी होती थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील नाम दिया गया। किसके लिए? तो जब्ती प्रणाली के लिए। औरंगजेब ने अपनी शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। औरंगजेब जब अपने शासनकाल में आया तो उसने एक प्रणाली अपनाई भूमि राजस्व से संबंधित और वह कहलाया नस्क प्रणाली। अगर हम इसके पीछे थोड़ा सा और चलें तो हमने 2-3 प्रणाली ऐसा देखा, जैसे कि ये भूमि से संबंधित, जैसे कि शाहजहां के समय में चकला चला। अपना जब शेरशाह आया तो उसने राई पद्धति चलाया और उसी का प्रयोग किया अकबर। फिर अकबर के समय में एक टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला आया और उसके बाद एक आया जब्ती, ये, और इसमें फिर अलग अलग रूप है। हाँ, कहता है औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया। औरंगजेब जो अब आया वो नस्क प्रणाली को अब अपनाया और भूमि राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक जो थे ये 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन से 3 भाग? खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारिय। खुद काश्त की अगर बात किया जाए तो ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वो निवासी थे। खुद काश्त, जिस जगह पे रह रहा है उसी जगह पे खुद से काम करने वाला, खुद की भूमि पर खेती करने वाला। पाही काश्त वो होता था, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। ये पाही शब्द आज भी हम लोग के यहाँ यूज होता है। हम लोग जब बोझा ढोना होता है, दूर रहता है, तो पूछते कहाँ पर है, तो घर वाले बोलते हैं अब बड़ी दूर पाही पड़ता है। पाही पड़ता है मतलब कि
हमारे गांव से दूसरे गांव के आसपास की जो भूमि होती है ना, उसको बोला जाता है पाही, जो शब्द आज भी हम लोग यूज करते हैं। कितना दूर है, तो बहुत लंबा दूर पाही पड़ जाता है। मतलब पाही पड़ जाता है मतलब कि कम से कम पाही अगर बोल दिए तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद ही वो भूमि अपना होगा, वो होता है पाही कास्त। एक होता है मुजारियन। मुजारियन क्या है कि खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते हैं, उसे मुजारियन कहते हैं। खुद कास्त यानी कि हम मेरा गांव है यहाँ, हम आपके गांव में आकर के आपसे आपकी खेती ले लें और बोले कि हम यहाँ पर खेती करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस समय क्या कहला रहे हैं, मुजारियन कहला रहे हैं। यानी कि आपका खेती अब हम कर रहे हैं, यानी कि आपका खेती क्या है, मुजारियन है, ये कहलाता है मुजारियन। तीनों शब्द समझ में आ गया, खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन। आगे चलेंगे। कहता है मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। सबसे ज़्यादा रुपया कौन ढाला, औरंगजेब ढाला। और आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, जहांगीर, साथ ही साथ अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। हाँ, नूरजहां का वास्तविक नाम जो होता है वह मेहरुनिसा होता है। और मेहरुनिसा के ही याद में उसने क्या किया था, मेहरुनिसा के निर्माण में आना सिक्का पर उसने पीछे लिखवाया था और चांदी के सिक्के जारी करवाए थे उसके सम्मान में, सोना का नहीं। हाँ, चांदी के ही सिक्के को। एक होता है तांबा का दाम चला था उस समय, कब, शेरशाह के समय में, ठीक है। और चांदी का रुपया चलाया था शेरशाह। हाँ, चलिए आगे। कहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग, मुगल काल में जो है रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में, जबकि आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर जो है अपने समय में ये सिक्का जो चलवाया उस पर नूरजहां का नाम अंकित करवाया। और अब आगे कहता है बॉक्स में है कि मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। तो इसमें क्या है, एक होता है गल्ला बख्शी। गल्ला बख्शी क्या है कि इसमें फसल के जो कुछ भाग होते थे वो सरकार द्वारा ले लिया जाता था। फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा, मतलब कि पहले ही खेत का अगर 3-4 हिस्सा है, उसमें से एक हिस्सा 2 हिस्सा जो जैसा अपना समय पे निर्धारण किया है उतना वो पहले ही ले लेता था। नसक क्या है कि इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था खास करके नसक व्यवस्था बंगलुरु में बंगाल में शामिल था। कौन सी, नसक। मतलब कि आपका समझ लीजिए 10 कट्ठा खेत है, आप बोले मालिक को कि इस बार फसल नहीं हुआ है, तो मालिक जाएगा उस खेत में देख लेगा कि हाँ खड़ा फसल जब तैयार होने वाला है, तैयार हो चुका है, वो समझेगा कि नहीं फसल तो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो देख लेगा। उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है अच्छा फसल नहीं है तो इतना करो, इसमें से 10% 20% हमको दे दो, बाकी तुम रख लो, एक कोना हमको दे दो, बाकी तुम रख लो। उसको कहते हैं नसक। एक होता है जब्ती। जब्ती क्या होता है कि जब उसमें बोया हुआ जो फसल रहता है उसी के आधार पर लगान निश्चित कर दिया जाता है, जो कि नगद लिया जाता है। मतलब ये कि जैसे हमारे यहाँ धान गेहूं का सीजन आता है, धान के समय में जब नॉर्मल जब बारिश हो रहा था, धान रोपने का समय आया तो हम वो धान उसमें रोप दिए। धान रोपने के बाद ऐसा हुआ कि महीने 2 महीने बाद बाढ़ की स्थिति पैदा होती है और बाढ़ आ गया। अब बाढ़ आ गया तो उस समय बाढ़ आने के बाद अब हमारा फसल बर्बाद हो गया। तो जब अगर बाढ़ आने के बाद अगर जब फसल तैयार है उसको देख करके हमारा मालिक अगर उसका दाम तय कर दे तब हम उसको कहेंगे नसक। मगर जब हम धान रोप रहे थे जिस खेत में, उसी समय हमारा मालिक आकर के कह दे कि ठीक है 10 कट्ठा खेत है तुम्हारा, हम इसमें से इतना % लगान लेंगे, 20% लगान लेंगे। अब 20% वो लगान लेने की बात जो है वो नगद में होती थी। अब आपका फसल जो है वो 10 कट्ठे का बाढ़ के कारण हो गई खराब।
अब खराब हो गई तो आपको जहाँ पर प्रॉफिट होने चाहिए थे 100, आपका जो पूंजी लगाए हैं उसके बाद अब आपको 10% 20% का लाभ हो रहा है। अब 20% का लाभ होगा और 20% उसको टैक्स भी देना है, तब आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आफत की घड़ी है। तब क्या होता है कि उस भूमि को हम जब्ती कहते हैं। और ऊपर से तो कि जो मालिक होता है वो क्या करता है, फसल वो अनाज के रूप में, वस्तु के रूप में नहीं लेकर के नगद लेता है। और पहली दूसरी झटका कहाँ लगेगी, जब हमारा फसल खराब हो गया, यानी कि दाना भी बढ़िया नहीं रहेगा, मोटा पतला जो बढ़िया चावल होता है वो अच्छा खासा मजबूत मोटा रहता है। अब यहाँ चावल हो गई खराब, तो हमें कहाँ भी झटका लगेगा, मार्केट में भी झटका लगेगा, तब वहाँ से भी वो नगद लेगा। तो इसको बोला जाता है जब्ती प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है सबसे बड़ा सिक्का संसव जो है सोना का था, सबसे बड़ा सिक्का संसव का होता था। और सवर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। इलाही सिक्का को किसने चलाया था, इलाही सिक्का को किसने चलाया था, अकबर के समय पे चला था इलाही सिक्का, इलाही गज, ये सभी 1585 से 87 के बीच में चलाए गए थे। 83 में इलाही संवत था, 85 में आपका इलाही संवत में सबको जो वो क्या नाम था, सॉरी हाँ 83 में नहीं, इलाही सिक्का, इलाही गज, ये सभी 1587 में 1578 इबादत खाना वाला जो धर्म को एंट्री दिया था सभी लोगों को, वो नहीं बात कर रहे थे, इलाही का बात कर रहे थे। ठीक है, तो संसव सोना जो था वो सबसे बड़ा सिक्का था संसव का। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। कौन सा था, चांदी का रुपया माना जाता है। आगे कहता है कि दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपया में 40 दाम होते थे। क्या कह रहा है कि जो डेली लेने देने का जो काम होता था ना, उसके लिए हम तांबे का दाम का प्रयोग करते थे। दाम किसका बना होता था, तांबे का, और 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। चलिए, मुगल सेना में जो 4 भागों में विभक्त किया गया था, पहला था पैदल सेना जो पैदल चलेगा, घुड़सवार सेना यानी कि जो घोड़ा पे बैठकर टिकट कैसे चलता घोड़ा, जो टक 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 वैसा वाला, और तीसरा तोप खाना, और चौथा जो था हाथी पर मस्त मगन चलने वाला। 4 प्रकार की सेना थी उसके पास। कहते हैं मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था, तो अकबर ने प्रारंभ किया था, और अकबर के समय में शुरू की गई थी मनसबदारी व्यवस्था, है ना। और उस समय की मुगल शासन जो थी पूर्णतः मनसबदारी पर था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा, और 2500 से ऊपर तक के मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहा जाता था। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। यानी कि जात से संबंधित उस समय वेतन और प्रतिष्ठा का भी प्राप्ति होती थी। नोट कहता है कि अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कुल बढ़ करके 79 हो गया। 29 से बढ़ करके अकबर से जाते जाते औरंगजेब के समय में 79 हो गया। और जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की, और सर्वप्रथम ये पद जो है महावत खां को दिया गया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा का पद दिया गया जहांगीर के समय में। सबसे पहले किसको दिया गया, तो महावत खां को दिया गया था। तो ये थे हमारे पूरी की पूरी मुगल सत्ता, मुगल साम्राज्य। फिर भी किन्हीं को कोई दिक्कत, कल वाली क्लास तो बहुत सारे लोगों को छूटा होगा, और ऊपर से बीच बीच में सब फुदुक फुदुक के आते हैं जाते हैं, पता नहीं क्या करने जाते हैं आते हैं, समझ में नहीं आता। फ़ोन आता है, फ़ोन बंद कर दीजिए, फुदुक फुदुक के भागल मत कीजिए, नहीं तो एगो नया सिस्टम लगा देंगे हम। एक बार ज्वाइन करेंगे, दोबारा जाएंगे, तीसरा में फिर ज्वाइन ही नहीं कीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग मराठा का उत्कर्ष, और ये हम लोग का आखिरी चैप्टर होगा मध्यकालीन का। और मराठा से भी कुछ प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं।
तो चलिए बढ़ेंगे हम मराठा का उत्कर्ष, मराठाओं के बारे में जानते हैं क्या कहता है हमारा इतिहास मराठाओं के बारे में। मराठा की अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य का जो मुख्य संस्थापक माने जाते हैं वो शिवाजी यानी कि शिवाजी महाराज, या फिर जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब? मतलब कि शिवनेरी दुर्ग में जब उनका जन्म हुआ था, उसके बाद ये अपने पिता से आगे, जब उनके पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले उस कुछ समय तक वो गुलामी के रूप में काम कर रहे थे दूसरे के यहाँ। उनका भी इच्छा था कि मेरा अपना स्वराज्य हो, तो उसी को पूर्ण करने के लिए मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी करते हैं। तो शिवाजी की बात करें तो शिवाजी का जन्म जो है ये विवादित रहता है, इस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। एक 1930 कहता है, एक 1927 कहता है, तो इसलिए 19 नहीं 1600। तो इस पर ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि ये विवादित है। और ऐसा प्रामाणिकता अगर तो अब देखें तो इनका जन्म जो ऐसे दिया गया है आपके बुक में कि 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग, ये जुन्नर के समीप है, जुन्नर जो जगह है वहाँ पर हुआ था। शिवाजी के पिता होते हैं शाहजी भोसले और माता का नाम होता है जीजाबाई। शाहजी भोसले की ही दूसरी पत्नी होती है जिसका नाम है तुकाबाई मोहिते। शाहजी भोसले यानी कि शिवाजी की सौतेली माँ तुकाबाई मोहिते, शिवाजी के गुरु कोंडदेव। ऐसे तो इनके बारे में कहा जाता है कि शाहजी के 100 पत्नियां थी, ये लोग अलग अलग कहानियां हैं, मिथव्यता है या फिर कुछ सच्चाई के साथ है, वो हमारे काम की नहीं है, वो शिवाजी महाराज के लिए और उनके जो लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए, हम लोग को भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर हमें फुर्सत कहाँ मिलता है अपने से, अपना सिलेबस खत्म ही नहीं होता, एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। जब इन फ्यूचर जब फ्री टाइम रहे तो शिवाजी महाराज हो गए, अपना महाराणा प्रताप हो गए, कुछ अपने बढ़िया बढ़िया जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। कुछ नैतिक शिक्षा, कुछ वैदिक शिक्षा होना जरूरी है। कहता है आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी भी प्रभाव था। गुरु कौन थे? रामदास, इनके आचरण पर गुरु रामदास, ये सिख वाले हैं, गुरु रामदास से संबंधित है। कहता है शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। साईबाई निम्बालकर से, वैसे साईबाई को ही सोयराबाई कहा जाता था। इनकी एक और पत्नी थी, पुतलीबाई थी। तो अलग अलग, ये वो पुतलीबाई जो किन्हीं और के नाम में आता है शायद, गांधी जी के समय वाला, हाँ वो वाले नहीं, ये शिवाजी से संबंधित पुतलीबाई है। ठीक है, शिवाजी के विवाह नहीं, वो महात्मा गांधी वाले पुतलीबाई दूसरा है, ये शिवाजी की पुतलीबाई है। तो बाई का मतलब इस भाषा में औरत ही होता है, और एक और बाई का मतलब होता है काम करने वाली। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, ये उच्चारण पर डिपेंड करता है आप किसको किस लहजे में बोल रहे हैं। दोनों का अर्थ यही है। बाई अगर आप को बोला जा रहा है तो अगर हम गुस्सा में बोल देंगे ना तो बाई है, मतलब कि आपको लगना चाहिए कि हमको कोई नौकरानी बोल रहा है, नौकर। ठीक है, और प्यार से अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको औरत समझ के, मतलब औरत पति पत्नी का जो रिलेशन होता है ना वैसा वाला रिलेशन। या फिर जब हम उच्चारण के स्वरूप में पास पड़ोस वाले को नहीं कहते ये औरतिया बहुत खराब है ना, तो वहाँ पर भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, औरत के लिए बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई मूवी वगैरह देखे होंगे, गंगूताई गंगूबाई करके एक गणेशा का मूवी है ना, छोटा सा लिटिल गणेशा का, उसमें बोलता है, तो उसमें जो बाई है वो नौकरानी के रूप में काम करने वाली बाई है। आगे चलते हैं। कहता है कि शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। शाहजी ने शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान करके उस समय बीजापुर जो रियासत था वहाँ पर ये काम करने चले गए। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोड़न नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। इससे पहले ध्यान रखिएगा एक सिंहगढ़ का किला है 1643 में, वहाँ पर सिंहगढ़ का किला ये पूना में ही स्थित है। आपने ये नाम एक मूवी देखा होगा, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, जिसको कोई एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है ना, अजय देवगन वाला, वो उसका ही कहानी है। अपने एक तान्हाजी जो व्यक्ति थे उन्हीं के नाम पर ये
सिंहगढ़ वाला नाम पड़ा है। आगे तो ये क्या हो गया, कह रहा है कि 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया रायगढ़ को अपनी राजधानी? 1656 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था जुन्नर के समीप शिवनेरी दुर्ग पर और राजधानी बनाता है रायगढ़ में। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। किसको भेजा था? सेनापति अफजल खां को भेजा था बीजापुर के सुल्तान ने। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1670 में लूटा था। ये दो डेट अक्सर पूछता है कि सूरत को कब लूटा, तो 64 और उसके 6 साल बाद 70, यानी कि 64 और 70 में। पुरंदर की संधि आपको 65 में मिलेंगे, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पुरंदर का एक और संधि होता है 1776 में। 1776 में जो पुरंदर की संधि होती है वह अंग्रेज और माधव राय के बीच में होता है। ठीक है, 1665 का पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में, जबकि 1776 का पुरंदर का संधि अंग्रेज और माधव राय के बीच में हुआ था। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 1672 में पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। और गंगा भट्ट जो है ये मूल रूप से कहाँ के थे? महाराष्ट्र के ही थे, मगर बहुत समय से बनारस में रह रहे थे, इसलिए इनको काशी का पंडित कहा जाता है। गंगा भट्ट को थे महाराष्ट्र का ही। कब लिए? तो 1674 में। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवर में कैद कर दिया। ये जयपुर भवर कहाँ स्थित है? ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार प्लीज़ आप लोग शेयर करते रहेंगे और अन्य सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जयपुर भवन जो है आपका आगरा में ही स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया, औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया और जहाँ से ये भाग गए थे 16 अगस्त 1666 को। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर? तो 1678 ईस्वी में ये जब जिंजी का किला जब जीत के आ रहे थे, इनका मतलब कि अंतिम जो अभियान था जिंजी का किला का अभियान था 1678 का। और ये जिंजी का किला वर्तमान के कर्नाटका में पड़ता है। वहीं पर से ये थोड़ा चोटिल हो गए थे, बीमार हो गए थे, आते आते इनकी मृत्यु हो जाती। हाँ, मृत्यु 80 में हुआ था, 78 में जिंजी का किला जीत के उधर से लौट रहे थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टदिग्गज के रूप में हमने जाना था कृष्ण देव राय को। अष्टप्रधान कहा जाता है शिवाजी के मंत्रिमंडल को। और अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो है सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित रूप में जाना जाता है। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की 3 महत्वपूर्ण सेना विभक्त थी। कौन कौन सी? पागा, सिहलदार और पैदल। पागा सेना जो कि परमानेंट घुड़सवार सैनिक था। सिहलदार वो होता था जो टेम्पररी कभी कभी जरूरत पड़ने पर जो बुलाया जाता था। और पैदल सेना जो हमेशा पैदल चलता था। शिवाजी को तोप जो है अंग्रेजों ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत। महाराष्ट्र के प्रमुख संत की बात करें तो सबसे पहले एक आते हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर की बात करें तो ये 1275 से 1296 ईस्वी के बीच महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम की टीका लिखने वाले और जिन्हें समान रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है।
दूसरा आते हैं नामदेव। नामदेव जो कि 1270 से 1350 ईस्वी, इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल या विष्णु के रूप में जो माने जाते हैं वो लोग हैं नामदेव के। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित भी किए गए हैं। किसका? जो नामदेव की जो उपासना का बरकरी संप्रदाय के कुछ भाग है वो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किनसे संबंधित है? गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक से संबंधित है। हाँ, और आदि ग्रंथ बोलेगा तो अर्जुन देव। ठीक है। हाँ, तीसरा आता है हमारा एकनाथ। तीसरे जो हैं वो हैं 1533 से 1599 ईस्वी में इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण का टीका लिखा। तुकाराम ये 1598 से 1650 ईस्वी, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है, और ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज थे। और पांचवा है रामदास जो कि 1608 से 1681 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे, और 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। आगे 10 बोध की रचना किए थे। आगे देखते हैं, मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। कौन कौन सा? एक स्वराज और एक मुगतई। तो स्वराज जो वो उसको कहा जाता था जो क्षेत्र डायरेक्टली मराठाओं के नियंत्रण में होता था, उसे स्वराज कहा जाता था। शिवाजी महाराज और जो इनके पिताजी थे शहाजी भोसले, इन लोगों का भी यही एक अपना उद्देश्य था, अपना होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए, है ना। तो ये वही था कि मराठों के जो नियंत्रण में होता था उसे स्वराज कहा जाता था, और मुगतई वो होता था मुल्क एक कादिम, मतलब कि जो दूसरे के कब्जे में है, या वैसा क्षेत्र जिसमें कि वो अपने टैक्स वसूलते थे, किसी और के नियंत्रण में था, मगर तुम मान लो कि तो हम आपके ही नियंत्रण में हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसको कहा जाता था मुगतई। और ये ऐसा क्षेत्र होता था जिसमें कि चौथ एवं सरदेशमुखी टैक्स वसूला जाता था। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि चौथ और जो सरदेशमुखी टैक्स है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन टैक्स हुआ करता था उस समय के हिसाब से। लोगों का, बहुत सारे लोग कहते हैं, इतिहासकारों का अलग अलग मत है। नोट में देखेंगे क्या कहता है कि चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज्य से नहीं लिए जाते थे, मतलब जो अपना राज होता था उससे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कन राजाओं का शासन था। चौथ भूराजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। मतलब कि चौथ वैसे लोगों से लिया जाता था जिस पर कि मराठा लोग उस पर आक्रमण नहीं करेगा। मराठा लोग यानी कि शिवाजी महाराज के आदमी जो है उन पर आक्रमण नहीं करेगा, और न ही वो क्या उससे टैक्स लेगा, और टैक्स लेगा तो उसके लिए चौथ लगाएगा, है ना। दूसरा कहता है कि सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, शेष था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरदेशमुखी क्या है? यानी कि जो एक जगह है वो है मुगल के अंतर्गत, मगर हम कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा ही है, ये मेरा ही है, तो उस पर हम सरदेशमुखी टैक्स लगा देते थे। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। सरजामी का व्यवस्था क्या है? मराठा भूराजस्व से। अब आते हैं शिवाजी महाराज के जो अष्ट प्रधान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री यानी कि पेशवा राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी नौबत होता था जो सेनापति होता था, सैन्य प्रधान होता था। अमात्य जो कि राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। बाक्यानिवास होता था, जो होता था वो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्ययन होता था। बाक्यानिवास को आप याद करने के लिए रिलेट कर लीजिए, एक क्या रहता है फोन जैसा वायरलेस होता है ना, तो वायरलेस क्या करता है? सूचना पहुंचाने का काम करता है, गुप्त रूप से या जैसे भी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पहुंचाने का काम करता है, तो उससे बाक्यानिवास को रिलेट कर दीजिए। सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्ययन रखता था, अध्यक्ष होता था। चिटनिस क्या होता था कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना होता था, मतलब जांच पड़ताल करता था। सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। सुमंत से नहीं याद रहता तो सुषमा स्वराज को सुषमा सुमंत रिलेट कर दीजिए, और अपनी जो सुषमा स्वराज थी वो विदेश मंत्री एक और रही थी, अभी तो फिलहाल वो स्वर्गवास हो चुकी हैं। पंडित राव हो गया धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण,
पंडित जी ब्याह करवेबे करेंगे तो धार्मिक कार्य है ना। और न्यायाधीश क्या है, न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित था। पंडित जी बर्बाद कर दिए, शादी करवा दिए का जी आपका। आगे देखेंगे। अच्छा, पंडित जी के सबसे बड़ा हाथ होता है ना बर्बादी करवाने में। नहीं नहीं, पंडित जी जो होते हैं, कोई पंडित जी होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा। पंडित जी जो होते हैं पहले कहते हैं 16 गुण मिलवाइए, और 16 गुण नहीं मिलता तो कहते हैं मंगल दशा है। मंगल दशा भी कटवा देते तो कहते हैं कि शनि दशा है। कटवा कटवा के सारा दशा कटवा देते हैं, और बाद कहते हैं आप दोनों ठीक है। बाद में झगड़ा होता है तो कहते हैं हाँ, अब बाद में जब झगड़ा होता है तो पंडित जी से जाके मिलिए कि पंडित जी अभी भी ओकरा पर शनि चढ़ले रहता है। तो पंडित जी कहते हैं तो पैसा कम दिलवल तो हम आधे ना शनि काट लिए, आधा तोरा ला छोड़ दिलिए है। तो आधा, इसलिए पंडित जी पूरा पैसा मांगेंगे ना तो पूरा दीजिएगा, नहीं तो आधे शनि कटवा के रख देंगे। चलिए, कोई पर्सनल नहीं लीजिएगा। चलिए, तो ये जो शिवाजी की जो कर व्यवस्था है वो मलिक अंबर जो था उसकी कर व्यवस्था पर आधारित था। कहता है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया था। किसका, काठी एवं मानक छड़ी का। अच्छा, यहाँ पर आया नाम मलिक अंबर का, याद है मलिक अंबर कौन था? कौन था? आज जो निजाम शाह था, ध्यान में आ रहा है, निजाम शाह के जो मंत्री था चंगेज खां। चंगेज खां ने उसको खरीदा था मलिक अंबर को, याद है? वो नहीं, जो ये मलिक अंबर है ना, ये निजाम शाह के मंत्री जो था चंगेज खां ने खरीदा था। और औरंगजेब वाला जो आप लोग बात कर रहे हो मलिक काफूर था, 1000 दिनारी वाला, ठीक है। ये है निजाम शाह के, चंगेज खान ने खरीदा था इसको मलिक अंबर को। और एगो मलिक सरवर था हिजड़ा, ध्यान में है? किसका निर्माण किया था, किस जगह का? जौनपुर वाला। तो जौना खान नहीं, जो स्वतंत्र राज बनाया था मलिक सरवर ही बनाया था ना जौनपुर को, वो वाला। ऐसे सुधार कर लीजिएगा शायद अगर कंफ्यूजन हो तो। सही है ना? चलिए ठीक है, हाँ धन्यवाद। आगे देखिए, शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। 33% जो है राजस्व के रूप में, और जो कि बढ़ा करके कर दिया गया 40%। शिवाजी ने मुगल व्यापारी केंद्र सूरत को 2 बार लूटा, 1664 और 1670 में जी। अब देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। कहता है शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए। संभाजी और साहू जी दोनों में शाहजी और संभाजी ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। एगो साहू महाराज भी आगे मिलेंगे, साहू जी वो अलग है। शाहजी जो बोलेंगे तो ये पिताजी हो गए, और संभाजी बोलेंगे तो इनके पुत्र हो गए, ठीक है। कहता है कि संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश का गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। किसने? मुगल सेनापति जो मखरब खां था उसने संभाजी मतलब कि शिवाजी के उत्तराधिकारी और कवि कलश जो उसका सलाहकार था उसको हत्या कर दिया। यह संगमेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में स्थित है ये संगमेश्वर जी, महाराष्ट्र में। कहता है कि संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को ये नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। संभाजी के बाद राजा राम आते हैं। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। पहला कौन था? पहली राजधानी
रायगढ़। आगे तो राजा राम ने अपनी राजधानी को सतारा लेके आया। आगे कहता है कि शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार, जो कि किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। और सबनिश जो होता था वो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। जगह है महाराष्ट्र का संगमेश्वर मंदिर। तो वहाँ पर वो मंदिर है इस महाराष्ट्र में ही है ना। जगह हम बता रहे किस राज्य में स्थित है। जो राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। सबसे पहले आया शिवाजी महाराज, शिवाजी के बाद आए संभाजी, संभाजी के बाद आए राजा राम, अब पुनः आ गए रिटर्न शिवाजी द्वितीय। मतलब वही शिवाजी नहीं है और उन्हीं का नाम का दूसरा व्यक्ति आते हैं शिवाजी द्वितीय, जो कि मराठा साम्राज्य का एक संरक्षिका के रूप में उसकी जो माँ थी ताराबाई वो बन जाती। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र, अब संभाजी के पुत्र जो साहू भोपाल के निकट के मुगल शिविर में वापस लौट आए। जो साहू जो थे वो औरंगजेब के समय में कब्जा में थे और उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में तो संभाजी के बेटा साहू जी को वापस भेज दिया गया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें साहू विजय हुआ। किसके बीच में? खेड़ा का युद्ध होता है 12 अक्टूबर 1707 को, जो कि किसके बीच में? तो साहू कौन? संभाजी के बेटा। और ताराबाई कौन? जो शिवाजी की माता हुई राजा राम की जो संभाजी के जो बाद जो था राजा राम के बाद जो आया था वो उसके बाद राजा राम के बाद का। तो ये हो गया खेड़ा का युद्ध 1707। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। सतारा में यानी कि दूसरी जो राजधानी राजा राम बनाया था वहीं पर साहू ने अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था और पेशवा पुणे में रहता था। पेशवा पद जो था वो पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया। कब बनाया? 1713 में। कौन बनाया? साहू जी ने बनाया। और इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुआ। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय पर गाड़ दें। निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। ये पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में साहू ने कहा था। क्लियर है? ये कथन है, बाकी ये कथन हमसे पूछता नहीं है। आगे आते हैं पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध जो है ये 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई एवं निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई थी। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में। शंकरखेड़ा नाम याद आया तो शंकरखेड़ा से याद रखिएगा ये 1724 में हुआ था। शंकरखेड़ा का युद्ध 1724 को 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। तो खेड़ा शब्द 3 आया, एक खेड़ा, दूसरा शंकरखेड़ा और तीसरा पालखेड़ा। तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707। शंकरखेड़ा का युद्ध 1724 और पालखेड़ा का युद्ध 1728। ठीक है। शंकरखेड़ा जो 1724 में हुआ था वह भी निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में हुआ था। शंकरखेड़ा वाला 24 में। आगे आते हैं, कहाँ पर बात कर रहे थे हम? पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुआ।
निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में शंकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। अब आगे देखेंगे, पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में होता है। निजाम की हार होती है और इसी के साथ मुंशी सिवागांव की संधि होती है। मुंशी सिवागांव की संधि किस युद्ध में होता है? तो पालखेड़ा के युद्ध में होता है। कहता है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद आने वाला पेशवा बनने वाला बाजीराव प्रथम, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो था वो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। शासक कौन था उस समय? तो मोहम्मद शाह, वही रंगीला वाला 1737 के आसपास का ये व्यक्ति जो था बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण कर बैठा। इधर बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित हो रहा था। कौन? बाजीराव प्रथम, जो कि बालाजी विश्वनाथ के बाद आया था। बालाजी विश्वनाथ के बाद आने वाला बाजीराव प्रथम, जिसने कि दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया और उस समय इसने मस्तानी नाम की महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में आ गई। आपने मूवी देखा होगा बाजीराव मस्तानी, है ना? आप हमसे जान मांगते तो दे देते, आपने तो हमारी गुरूर ही छीन ली। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। अब कौन बना? बालाजी बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव। शुरू में बालाजी विश्वनाथ था, फिर बाजीराव, अब दोनों मिल गया, बालाजी बाजीराव आ गया। ठीक है, मिला दीजिए। कहता है बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। 1750 में संगोला का संधि हुआ और उसके बाद सारे जो अधिकार थे वो पेशवा के हाथ में आ गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाएगा? बालाजी बाजीराव को नाना साहेब कहा जाता है ना? कहता है झलकी की संधि, झलक दिखला जा वाला, झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। झलकी की संधि किसके बीच में? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव यानी कि नाना साहेब के बीच में हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को न सह पाने के कारण 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध इसके समय में हुआ। दिल्ली पर आक्रमण बाजीराव प्रथम के समय हुआ। संगोला का संधि किसके समय में हुआ? तो 1750 में, और पेशवा के अधिकार सारे सुरक्षित हो गए, है ना? और झलकी की संधि, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अफगान वंश जो था, अफगान से हुआ था ना तीसरा युद्ध, तो अफगान में उस समय था अहमद शाह अब्दाली। कहता है माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। माधवराव जो नारायण था वो 1761 में पेशवा बना और इसने मराठा को खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। पेशवा का सीरीज कौन कौन सा हो गया? सबसे पहला बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव नारायण, माधवराव नारायण हो गए। आगे देखते हैं क्या कहता है कि माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी हो गया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहने वाला जो कौन था जो कि मराठों का पेंशन भोगी बना? मुगल बादशाह। तो कौन हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। दूसरा हमसे अगर प्रश्न कर दे कि वह कौन सा मराठी शासक था या मराठी पेशवा था, मराठा पेशवा था जिसने कि मुगलों को पेंशन भोगी बनाया, तो माधवराव नारायण प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण कौन किया था? आंसर करेंगे। दिल्ली पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। हाँ, बाजीराव प्रथम ने किया था।
जी, और उस समय का शासक था बाजीराव प्रथम के समय में मोहम्मद शाह रंगीला। तो अब क्या हो गया कि मुगल बादशाह जो था वो मराठाओं का पेंशन भोगी बन गया। कहता है पेशवा नारायण राव 1772 से 73 के बीच में रहा की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। माधव राव नारायण राव के बाद एक पेशवा आया नारायण राव, वो जो है मतलब वही जो नारायण राव है उसकी हत्या कब कर दी जाती है? चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी और इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे। एक थे महादजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। कौन कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। बालाजी बाजीराव का मूल नाम मतलब अन्य नाम क्या था बालाजी बाजीराव का? नाना साहेब। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु। अंग्रेज जो जेम्स ग्रांट ड्रफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। मराठों का मैकियावेली किसे कहा है? तो नाना फडणवीस को, नाना जो फोड़ते हैं उसको मैकियावेली कहा गया है। किसने कहा था? तो ग्रांट डफ ने कहा था। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। अंतिम पेशवा पूछेगा, मराठाओं का अंतिम पेशवा तो राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो कि अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। किसका था? मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का था। कहता है कि यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। अब यहाँ पर 1776 आया पुरंदर की संधि। इससे पहले भी हमने एक पढ़ा था, वो कौन था? कब हुआ था पुरंदर की संधि? हाँ, पहला जो हुआ था 1765 को हुआ था और वह हुआ था जय सिंह और शिवाजी के बीच में। जबकि दूसरा जो हुआ 1776 में, यह रघुनाथ राव और जो क्या नाम था जो अंग्रेजी कंपनी था, कंपनियों के विरुद्ध हुआ था। अब आते हैं, कहता है प्रथम ओंगल मराठा युद्ध। प्रथम ओंगल मराठा युद्ध जो कि 1782 में हुआ, सालवाई की संधि से खत्म हुआ। ठीक है, 1782 में। द्वितीय ओंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ और इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी और इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। देवगांव की संधि 1803 में। द्वितीय ओंगल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में। तीसरा ओंगल मराठा युद्ध होता है 1817 से 19 के बीच में। इस युद्ध के बाद जो है मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तीसरा ओंगल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में प्रवेश पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय जब अष्टी और कोरेगांव का युद्ध हारा तो 1818 में मेलक्कम में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज ने क्या किया कि पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। कब किया? तो तीसरा ओंगल मराठा युद्ध के बाद किया और बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटा करके कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां पर 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। भगा दिया, पेंशन पे जाओ, अपना वहीं पे रहो। फिर से पेशवा बनने का प्रयास न करें। हाँ, ये भी है। अच्छा, अब एक दो और कुछ बोलते हैं, उसको लिख लीजिएगा। अगर लिखा हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिख लीजिएगा। हाँ, ये लिखेंगे एक बरना का संधि कब हुआ था?
बरना की संधि ये लिख लेंगे 1731 में शाहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। और एक लिखेंगे सुगौली की संधि। बरना की संधि 1731 में शाहू और ताराबाई। सुगौली वाला तो आधुनिक भारत में आएगा, उसको रहने दीजिए। बोल दिए तो लिख ही लीजिए सुगौली की संधि 1816 में हेस्टिंग्स के समय में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत चौथे दिन की क्लास में समाप्त। कौन सी संधि? अरे हाँ, एक मिनट, बीच में ये देखेंगे एक टेबल में दिया हुआ है, इसको मराठा और अंग्रेजों के बीच के अंतर्गत जो होने वाली प्रमुख संधियां थी, उसमें सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि जो है वो 3 साल बाद 1779। सूरत, फिर पुरंदर, फिर बड़गांव, और उसके बाद सालवाई की संधि याद रखेंगे 1782। बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803, देवगांव के साथ ही होता है सुरजी अर्जुन गांव, तो ये हो जाएगा 1803। 4 में होता है राजापुर घाट। नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर और पुणे 1817, और मंदसौर की संधि 1818। ये अंग्रेज और मराठा के बीच की होने वाली संधि है। बोलो राधे राधे। ये हो गया मध्यकालीन भारत खत्म। अब अगला क्लास आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हम लोग करेंगे। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए। तो आशा करेंगे आपको ये सारे कुछ समझ में आए होंगे, क्लास अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और इसी तरह बने रहेंगे। अगला क्लास जो है आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे, जिसमें भी कि हम कुछ नए और अलग हटके कुछ पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें, और दोस्तों को बताते रहें, समझाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। तो मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।